इस इंटरव्यू में हमने प्रधानमंत्री मोदी से और 2 सवाल पूछे। पहला ये, इस साल भी भारत को दुनिया में सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बनाए रखने में उनकी कौन सी नीतियां और फैक्टर्स अहम रहे, और दूसरा यह कि उनका मैनेजमेंट स्टाइल क्या है। इस पर उन्होंने कहा कि अनुभव के मामले में उनकी यात्रा काफी अनूठी है, क्योंकि सरकार के प्रमुख के रूप में उनके पास लगभग 23 साल का अनुभव है। लेकिन इससे पहले भी उन्होंने देश भर में यात्राएं करके जो अनुभव हासिल किया और गरीबी ने उन्हें भारत की जमीनी हकीकत से जिस तरह जोड़कर रखा, वो फैक्टर्स उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हुए हैं। यानी उनके 2 ऐसे फैक्टर्स हैं जो बाकी नेताओं में आपको मिलते नहीं हैं। एक, वो लगातार जमीन से जुड़े रहे हैं। दूसरा, उन्होंने अपना पूरा जीवन गरीबी में बिताया है। एक गरीब की क्या चुनौतियां होती हैं, एक गरीब कैसे सोचता है, ये वो अच्छी तरह से जानते हैं। और सबसे बड़ी बात, 23 साल का प्रशासनिक अनुभव एक प्रमुख के तौर पर बहुत ही कम लोगों के पास है पूरी दुनिया में। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि उनका मैनेजमेंट स्टाइल बहुत अलग है, क्योंकि नीतियों और नीति निर्माताओं को लेकर वो बाकी नेताओं से, बाकी लोगों से अलग सोचते हैं। उनका कहना है कि वो योजनाओं को बनाते समय अर्थशास्त्रियों और एक्सपर्ट से राय तो जरूर लेते हैं, लेकिन फैसले के समय वो इन सुझावों के साथ अपने उस अनुभव का भी इस्तेमाल करते हैं जिसमें उन्होंने इस देश की जमीनी हकीकत को अपनी आंखों से देखा और समझा है। और प्रधानमंत्री मोदी इसी जवाब में आगे कहते हैं कि मैं कुछ भी अच्छा लगे इसलिए नहीं करता, लेकिन अच्छा हो इसलिए करता हूं। और वो ये भी कहते हैं कि गरीबी में पले बड़े होने के कारण उन्हें पता है कि किस तरह से लोगों के जीवन में सुधार लाया जा सकता है और इस देश की असली चुनौतियां क्या हैं, वो इस बात को अच्छी तरह से समझते हैं। अब अगर मैं उनको पढ़ूं जो उन्होंने बात कही, वो कहते हैं, मैंने सरकार के प्रमुख के रूप में 23 साल सेवा की है, गुजरात में और केंद्र में। लेकिन उससे पहले 30 साल मैंने देश के विभिन्न हिस्सों की यात्रा की और लोगों के बीच रहा। जीवन भर मैं अपने आप को छात्र ही मानता आया हूं और दूसरों के अनुभव और बुद्धिमत्ता से सीखने में विश्वास रखता हूं। इसलिए मैं धन्य हूं कि मेरा जमीनी हकीकतों से मजबूत जुड़ाव है। वो फिर कहते हैं, नीति बनाने का मेरा तरीका थोड़ा अलग है। मैं सभी अर्थशास्त्रियों और विशेषज्ञों को सुनता हूं और उनकी सलाह मेरे जमीनी जुड़ाव और देश की जी गई वास्तविकता को मिला जुलाकर अपनी नीतियां और रणनीतियां बनाता हूं। मेरे जमीनी संबंध के परिणाम स्वरूप मेरे कन्विक्शन यानी भीतरी विश्वास भी मजबूत है। मैं कुछ भी अच्छा लगे इसलिए नहीं करता। तो देखिए, ये जो बड़ी बात है, और ये मुझे लगता है कि देश के लोगों को उनकी ये बात सुननी चाहिए। वो कहते हैं कि कोई चीज अच्छी लगे वो इसलिए नहीं करते, बल्कि वो इसलिए करते हैं ताकि वो चीज, उस चीज से लोगों का अच्छा हो, लोगों का भला हो। वो ऐसा कहते हैं, I don't do things because it looks good. I do it because it will do good. और इस बात को आज आप कोविड के उदाहरण से भी समझ सकते हैं। आपको याद होगा जब कोविड आया था, उस समय दुनिया भर के एक्सपर्ट्स भारत को अपने अपने सुझाव दे रहे थे। पश्चिमी देश कोविड से कैसे निपट रहे हैं, वो सारे फॉर्मूले वो भारत को बता रहे थे और ये भी बता रहे थे कि भारत को कैसे कोविड से बचना होगा। जैसे पश्चिमी देशों में कोविड की वजह से जब लॉकडाउन लगाया गया तो वहां लोगों की आर्थिक मदद के लिए उनके बैंक खातों में पैसे भेजे गए और उस समय कई एक्सपर्ट्स ऐसा मानते थे कि भारत को भी पश्चिमी देशों की तरह ही अपनी नीतियां बनानी चाहिए, सिर्फ पश्चिमी देशों को कॉपी कर लो। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने अपने अनुभव से यह फैसला लिया कि कोविड में भारतीयों के लिए वही नीतियां बननी चाहिए जो पश्चिमी देशों के हिसाब से नहीं, बल्कि हमारे देश के लोगों के हिसाब से, उनकी आदतों के हिसाब से, उनके संस्कारों के हिसाब से, उनके चुनौतियों के हिसाब से होनी चाहिए। यानी इंडियन फॉर्मूला होना चाहिए जो मेड इन इंडिया हो। और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों को उनके बैंक खातों में पैसे भेजने की बजाय उन्हें सबसे पहले मुफ्त राशन देने के लिए एक योजना शुरू की जिसका नाम था प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। तो प्रधानमंत्री इस बात को समझ रहे थे कि अगर सरकार ने लोगों को पैसा दिया तो भारत के लोग इस पैसे को खर्च करने के बजाय शायद इसे वापस जमा करके अपने पास रख लेंगे, क्योंकि हमारे यहां जो मिडिल क्लास फैमिलीज हैं, लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज हैं, अगर उन्हें पैसा मिल भी जाता है तो वो बचत करके उसे रख लेते हैं, खर्च नहीं करते। लेकिन अगर उन्हें मुफ्त राशन दिया गया तो इससे लोगों को सही मायनों में मदद मिलेगी और कोई भी व्यक्ति अगर उसका पेट भरा नहीं है तो फिर वो जीत नहीं सकता। ये बात आप जानते हैं कि कोई भी लड़ाई तभी जीती जाती है जब लोगों का पेट भरा होता है।
इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने कोविड में भोजन की आवश्यकता को समझा, और ऐसा इसलिए संभव हो पाया क्योंकि वो जमीन से जुड़े हुए नेता हैं और उन्होंने अपने जीवन में लंबे समय तक गरीबी को देखा है और वो गरीबी में स्वयं भी रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा एक टर्निंग पॉइंट था जब सरकार ने ये योजना शुरू की। आज वो एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने भारत के हर जिले में कम से कम एक रात बिताई है। तो इसलिए आप खुद सोचिए प्रधानमंत्री मोदी के पास इस देश को लेकर कितना अनुभव होगा, और उनके इसी अनुभव का फायदा भारत को अभी भी मिल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी एक ऐसे नेता हैं जो किसी भी मुद्दे को जन आंदोलन में बदल देते हैं, और इनमें स्वच्छ भारत मिशन एक बड़ा उदाहरण है। प्रधानमंत्री से जब हमने इन्हीं जन आंदोलनों को लेकर सवाल पूछा तो उन्होंने हमसे कहा कि मक्खन पर लकीर तो सब करते हैं, लेकिन वो पत्थर पर लकीर करने में विश्वास रखते हैं। और उन्होंने ये भी बताया कि उन्हें इस बात का पूरा विश्वास क्यों है कि भारत अगले ही कुछ वर्षों में अमेरिका और चीन के बाद दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। हमने उनसे पूछा, आप स्वच्छता, साफ सफाई जैसे मुश्किल सेक्टर वाले विषय क्यों उठाते हैं, और यहां तक कि स्वतंत्रता दिवस के भाषण में भी उनके बारे में बोलते हैं। तो वो कह रहे हैं, मक्खन पर लकीर तो सब करते हैं, करनी है तो पत्थर पर लकीर करो, कठिन है तो क्या हुआ, शुरुआत तो करो। मैं इसी में विश्वास करता हूं जो मुझे कठिन और असुविधाजनक कामों को हाथ में लेने का गहरा और भीतरी विश्वास देता है। ऐसा उनका कहना है। आगे क्या होगा, इस पर प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ आंकड़े दिए हैं और यह बताया है कि वर्ष 2001 में जब वो गुजरात के प्रधानमंत्री बने तब गुजरात की अर्थव्यवस्था 2,17,000 करोड़ रुपए की थी। और यह बात वो क्यों कह रहे हैं, हमने उनसे पूछा, आप कैसे आश्वस्त कर रहे हैं कि भारत 50 खरब डॉलर की और दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बने, ये आप कैसे आश्वस्त कर रहे हैं, कैसे बनेंगे हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था? तो उनका जवाब सुनिए। जब 2001 में गुजरात का मुख्यमंत्री बना, उसकी अर्थव्यवस्था का आकार लगभग 2.17 लाख करोड़ रुपए था। जब प्रधानमंत्री बनने के लिए मैंने गुजरात छोड़ा, गुजरात की अर्थव्यवस्था का आकार 11.1 लाख करोड़ रुपए हो चुका था, यानी 13 वर्षों में 5 गुना उन्होंने बढ़ा दिया। और आज गुजरात की अर्थव्यवस्था लगभग 21.6 लाख करोड़ रुपए की है। इसी तरह जब 2014 में मैं प्रधानमंत्री बना, भारत की अर्थव्यवस्था 20 खरब डॉलर यानी 167 लाख करोड़ रुपए की थी, और 2023-24 के अंत में भारत का जीडीपी 312 लाख करोड़ रुपए से अधिक होगा। 23 वर्ष का मेरा यह ट्रैक रिकॉर्ड दिखाता है कि यह रियलिस्टिक टारगेट है, ऐसा उनका कहना है। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने में 60 साल लगे थे, और वर्ष 2007 में भारत $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बना था। लेकिन आज आप देखिए कि प्रधानमंत्री मोदी की सरकार में भारत की अर्थव्यवस्था 2 ट्रिलियन से 3.75 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गई है, $4.25 ट्रिलियन। और प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अब वो देश को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाएंगे, और अगर प्रधानमंत्री ऐसा कह रहे हैं तो इसकी भी 100% गारंटी आप मान सकते हैं। अब देखिए, एक ऐसा मुद्दा जिसे हमारा विपक्ष बहुत उठाता है, यह सवाल हमने भी प्रधानमंत्री मोदी से पूछा। इस इंटरव्यू में प्रधानमंत्री मोदी ने महंगाई और बेरोजगारी को लेकर कुछ आंकड़े दिए हैं। हमारा सवाल क्या था, हमने पूछा, विपक्ष का कहना है कि महंगाई और नौकरियां नहीं होने से गरीब लोग परेशान हैं, इन आलोचकों को आज आप क्या कहेंगे? तो वो तमाम लोग जो महंगाई और नौकरी का मुद्दा उठाते हैं, अब ध्यान से सुने, क्योंकि प्रधानमंत्री खुद आपके सामने आकर ये आंकड़े आपको दे रहे हैं। उनका जवाब है, आरोपों को एक तरफ रख देते हैं और तथ्यों की बात करते हैं। सदी में एक बार आने वाली महामारी के 2 वर्षों और वैश्विक टकरावों से वैश्विक सप्लाई चेन के तहस नहस हो जाने और यहां तक कि दुनिया भर में मंदी का दबाव पैदा होने के बावजूद भारत ने अच्छा लचीलापन दिखाया है। भारी मुश्किलों, वैश्विक संकटों, सप्लाई चेन के टूटने और भू राजनीतिक तनावों का दुनिया भर में कीमतों पर असर पड़ा। इसके बावजूद, अब देखिए आंकड़े, आप ध्यान से सुनिएगा, प्रधानमंत्री आंकड़े दे रहे हैं। इसके बावजूद 2014 और 15 और 2023 और 24 के बीच औसत मुद्रास्फीति मात्र 5.1% थी, जबकि इससे पहले के 10 वर्षों में यानी 2004 से 2014 के बीच जब यूपीए की सरकार थी, तब औसत महंगाई दर 8.2% थी।
जिससे आप समझ सकते हैं कि यूपीए सरकार की तुलना में मोदी सरकार में महंगाई कितनी कम रही। यानी यूपीए सरकार के दौरान 8.2% रही और मोदी सरकार के दौरान 5.1% रही। अब वो ये भी पूछ रहे हैं कि अब आप ही बताइए कौन सी ज्यादा है, 5.1 या 8.2? और यही बात विपक्षी नेताओं से भी पूछनी चाहिए। इसके बाद अगला सवाल था रोजगार और नौकरियों के सृजन के बारे में आप क्या कहेंगे? और वो कहते हैं कि यह हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता रही है, इसलिए हमने पूंजी निवेश पर खर्च लगातार बढ़ाया। 2023-24 के बजट में इसे बहुत अधिक बढ़ाकर 10 लाख करोड़ रुपए कर दिया है, जबकि 2013-14 में यह 1.9 लाख करोड़ रुपए हुआ करता था। तो 1.9 लाख से 10 लाख करोड़ कर दिया, जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। अब देखिए आगे वो कहते हैं कि जब भारत में 10 वर्षों से भी कम समय में मेट्रो लाइन की लंबाई को 248 किलोमीटर से 905 किलोमीटर पर ले गया, क्या इससे अधिक नौकरियां पैदा नहीं हुई? जब भारत 10 वर्षों से भी कम समय में हवाई अड्डों की संख्या 74 से 149 पर ले गया, क्या इससे नौकरियां पैदा नहीं हुई? जब मेडिकल कॉलेज की संख्या 10 साल में 387 से बढ़कर 706 हो गई, क्या इससे नौकरियां नहीं पैदा हुई? 2014 की स्थिति की तुलना में अगर सड़कों का निर्माण दुगना हुआ, क्या इससे और अधिक नौकरियां पैदा नहीं हुई? और यही कारण है कि हाल के वर्षों में श्रम बाजारों में रोजगार दरें गिरती देखी गई, जो 2018-19 में 5.8% से घटकर 3.2% पर आ गई। और उसके बाद उन्होंने आंकड़े दिए हैं। उन्होंने ये भी बताया, जो मैं आपको कह रहा था, 2018-19 में देश में बेरोजगारी 5.8% थी, 2022-23 में घटकर 3.2% हो गई और अब देश में पहले से कहीं ज्यादा लोग काम कर रहे हैं। 2018-19 में देश की 50.2% आबादी कामकाजी थी, लेकिन अब आज देश की 57.9% या कह लीजिए 58% आबादी कामकाजी है। इसलिए सोचिए, अगर भारत में काम करने वाले लोग बढ़ रहे हैं तो बेरोजगारी को लेकर विपक्ष जो राजनीति करता है उसका सच क्या होगा? और बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी आज पहली बार आप सबके सामने ये आंकड़े खुद आकर आपके सामने रख रहे हैं, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम के आंकड़े हों, बेरोजगारी के आंकड़े हों या महंगाई के आंकड़े हों। ये प्रधानमंत्री खुद ये आंकड़े दे रहे हैं। आपने देखा होगा, हाल ही में राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने ऐसे नए नेताओं को मुख्यमंत्री बनाया जिनका अनुभव बहुत ही कम था, जो आखिरी पंक्ति में बैठने वाले नेता हुआ करते थे। और बीजेपी के इस सरप्राइज ने हमारे देश के लोगों को भी काफी हैरान कर दिया था। आपको भी याद होगा, और इन तीनों राज्यों में किन नेताओं को मुख्यमंत्री बनाया, इसे लेकर लोग बड़े हैरान थे। हमारा अगला सवाल उनसे यही था। हमने उनसे पूछा, हाल ही में हिंदी बेल्ट में 3 राज्यों के लिए नए चेहरे आपने चुने, ये ट्रेंड आपने तभी शुरू किया जब से आप प्रधानमंत्री बने हैं, इसके पीछे सोच क्या है? यह सवाल अभी तक किसी ने प्रधानमंत्री मोदी से नहीं किया है और ना ही उन्होंने कहीं इसका जवाब दिया है। तो सुनिए उनका जवाब। यह नया ट्रेंड नहीं है। वास्तव में भाजपा के भीतर इस प्रैक्टिस की सबसे बड़ी मिसाल तो मैं खुद हूं। जब मुझे गुजरात का मुख्यमंत्री चुना गया, मुझे पहले का कोई प्रशासनिक अनुभव नहीं था और विधानसभा में चुना तक नहीं गया था। हां, यह नए ट्रेंड की तरह दिखाई दे सकता है, क्योंकि आज दूसरी ज्यादातर पार्टियां परिवारवादी पार्टियां हैं और बीजेपी का यही कल्चर है। और असल में इससे आप यह समझ सकते हैं कि बीजेपी भारत में इकलौती ऐसी पार्टी है जहां एक कार्यकर्ता भी मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बन सकता है, जबकि बाकी पार्टियों में यह संस्कृति नहीं है। और इसमें प्रधानमंत्री खुद जो है वो अपना उदाहरण दे रहे हैं। अगला हमारा सवाल था परिवारवाद पर। भाजपा इन तथाकथित परिवारवादी पार्टियों से कैसे अलग है? अब देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग, दिलचस्प जवाब उन्होंने आज दिया है। वो कहते हैं, भाजपा में एक ही समय नेतृत्व की कई पीढ़ियों को एक साथ पोषित करने की क्षमता है। भाजपा के अध्यक्षों को देखिए, आप हर कुछ वर्ष में नए चेहरे देखेंगे। हमारी काडर आधारित पार्टी है जो स्पष्ट मिशन लेकर चलती है। हम सब ने जमीनी कार्यकर्ता के रूप में शुरुआत की और समर्पण तथा कड़ी मेहनत के बूते ऊपर उठते गए। इसी प्रतिबद्धता के कारण विशेष रूप से युवा भाजपा के साथ मजबूती से जुड़ा महसूस करते हैं। लोकतंत्र में नई पीढ़ियों और नए खून को अवसर देना बहुत आवश्यक है।
ये लोकतांत्रिक मंथन ही लोकतंत्र को जीवंत बनाता है। उन्हें लगता है कि कड़ी मेहनत के बल पर वो भी पार्टी के ऊपर उठ सकते हैं। अपने कार्यकर्ताओं के बारे में कह रहे हैं, हमारी पार्टी अलग अलग प्रयोग करने की अभ्यस्त है। गुजरात में हमने मंत्रिमंडल में सभी नए चेहरों का विकल्प चुना। दिल्ली में हमने स्थानीय निकाय चुनाव में सभी नए चेहरों का विकल्प चुना है। अब देखिए प्रधानमंत्री मोदी का जवाब, लेकिन आंकड़े क्या कहते हैं? आंकड़े भी इसी जवाब को सपोर्ट करते हैं। उदाहरण के लिए पिछले 25 वर्षों में बीजेपी में 8 नेता पार्टी के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। 8 नेता, आपकी स्क्रीन पर उन सब के नाम है। जबकि कांग्रेस पार्टी में पिछले 25 वर्षों में सिर्फ 3 अध्यक्ष हुए हैं और इनमें भी 24 वर्षों तक कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी रहे। यानी इनमें भी 25 में से 24 साल एक ही परिवार के, गांधी परिवार के लोग रहे, सोनिया गांधी और उनके पुत्र राहुल गांधी, और अब मल्लिकार्जुन खड़गे रहे। जबकि इसी दौरान बीजेपी ने अपने 8 पार्टी अध्यक्षों को बदल दिया। आप अपनी स्क्रीन पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच के इस अंतर को देखिए। और प्रधानमंत्री ने इस पर हमें इंटरव्यू में और क्या कहा वो मैं आपको पढ़कर बता ही चुका हूं।